नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ज़िमनी इंतखाबात 2025, सभी 5 सीटों के नतायज बरामद। तवील अरसे बाद नीलाम्बूर सीट पर कांग्रेस की जीत। अपनाए हरमज बंद होने पर क्या तेल और गैस की सप्लाई होगी मुतासिर? मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने बताई हिकमत अमली। हुकूमत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फवायद को खत्म कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। तकनीकी खराबियों की वजह से मुल्क भर के कबायली ताहाल राशन से महरूम, जयराम रमेश का बयान। आरजेडी के कौमी सदर के लिए लालू प्रसाद ने पर्चा भरा, 13वीं मर्तबा ओहदा संभालने के लिए तैयार। मुल्क के बाकी बचे हिस्सों में मानसून की दस्तक जल्द, महकमा मौसमियात को अच्छी बारिश की उम्मीद। और ऑपरेशन सिंधु, ईरान से मजीद 285 हिंदुस्तानी वतन लौटे, महफूज वापसी पर किया खुशी का इजहार। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़िश्ता 19 जून को 4 रियासतों पंजाब, गुजरात, मगरबी बंगाल और केरला की 5 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए गए थे। आज वोटों की गिनती हुई और सभी सीटों के नतायज बरामद हो गए हैं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि उसने पंजाब की लुधियाना वेस्ट असेंबली सीट पर जीत हासिल करने के साथ साथ गुजरात की वसावदर असेंबली सीट को भी जीत लिया है। बीजेपी के लिए इंतखाबी नतायज बहुत खुशकुन नहीं रहे, क्योंकि उसने 5 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत महज गुजरात की कड़ी असेंबली सीट पर मिली है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि इसने तवील अरसे बाद केरला की नीलाम्बूर सीट पर कामयाबी का परचम लहराया है। This victory is really against this state government. I told that there is an anti-incumbency of the state government, and for the last 9 years, Nilambur is suffering from the negligence from the state government also. This victory, it is against this left government. The Kerala people are suffering, and this is their reflection. This is the result, is the reflection of the Kerala people. मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान हुकूमत हिंद तेल और गैस की सप्लाई और कीमतों पर नज़र रखे हुए है। इसी दौरान अमरीकी हमले के बाद ईरान अबनाए हरमज को बंद करने का फैसला कर चुका है। इसे ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। वाज़ेह रहे कि अबनाए हरमज दुनिया के 5वें हिस्से के तेल और गैस की सप्लाई का अहम रास्ता है। हिंदुस्तान इस रास्ते से अपनी तेल ज़रूरतों को बड़ा हिस्सा दरामद करता है। अगर ये बंद होता है तो इससे ज़बरदस्त असर पड़ने का अंदेशा है। हालांकि हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि सप्लाई में कमी नहीं होगी और आवाम को ईंधन मिलता रहेगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मशरिक़ वस्ता के हालात पर नज़र रख रहा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में तेल सप्लाई के ज़राए को मुतनव्वो बनाने की बात कही है। The escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier,
we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation, and the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also, and calling for de-escalation. It is our hope, and all of us are expecting that the situation will result in calm and de-escalation rather than further escalation. But meanwhile, we continue to be prepared to meet the evolving situation. देखिए, वो जो रूट है वो काफी क्रूशियल है साउथ एशिया के लिए और यूरोप में पहुंचने के लिए। दूसरा, जो मिड ईस्ट में कोई भी जब भी कुछ भी एक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में अगर 1 महीना पहले देखे तो क्रूड ऑयल में काफी बड़ी गिरावट आ गई थी कि एक सप्लाई ग्लट था, लेकिन अचानक जो है वो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा चोक होती हुई दिख रही, क्योंकि वो जो अगर जो शिप का जो वो वे है, वो जो रास्ता है, अगर वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए तो एक सप्लाई के ऊपर में थोड़ा सा एक दिक्कत होगी। तो उसलिए साउथ एशिया जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी के कारण क्रूड ऑयल में एक फ्लेयर हमने देखा है और थोड़ा सा तेज हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो मिड ईस्ट एशिया से आ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर में, और इसलिए क्रूड ऑयल तेज हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा जो मेन जो अभी इंपोर्ट हो रहा है पिछले कुछ समय से, रशिया से काफी सारा आ रहा था, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, कुवैत से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, और भी काफी सोर्सेज है जहां से आ रहा है। ईरान से सप्लाई बहुत कम था, क्योंकि ईरान के ऊपर में 2018 में यूएस ने कुछ ट्रेड बैन लगा दिया था, जिसके कारण उसकी ऑयल सप्लाई बंद के बराबर थी। कुछ सप्लाई चाइना में जा रही है, थोड़ा बहुत इंडिया में आ रहा है, तो हमारा ईरान से जो सप्लाई है वो बहुत कम है, मिनिमल है। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो रूट बंद भी हो जाता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात करें, अगर वो रूट बंद भी हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फर्क ईरान को ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करती है। ईरान की खुद की माली हालत खराब है, और उसको अगर वो बंद हो जाता है तो उसको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जो वॉर की जो सिचुएशन वो खत्म हो, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि भाई ईरान भी जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा, क्योंकि इट हैज सफर्ड अ लॉट। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में जो मेरी स्टडी बता रही है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा, और उसका जो भी जो न्यूक्लियर पाइल्स था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है। तो इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो वापस उसको रिसेरेक्ट कर सके। और अमेरिका ने बोल दिया कि वो ऑलरेडी रेजिम चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर जो वो बॉम्ब बनाने की फैसिलिटी है वो सारी बंद हो जाए। तो अगर वो खत्म हो गई है तो अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा, और वो आते ही वो सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो उससे मुझे लगता है कि जो अभी जो क्रूड ऑयल की सप्लाई की जो बात कर रहे हैं वो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, वो एज इट इज चलता रहे। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत मुल्क के सबसे ज्यादा कमजोर तबकों को समाजी बहबूद की स्कीमों के फवायद से महरूम करने के लिए टेक्नोलॉजी का मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आधार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए करोड़ों कारकुनों को मनरेगा से बाहर कर दिया गया है। तेजाब हमले के मुतासरीन को सिर्फ अपने नाम आधार से जोड़ने के लिए अदालत में लड़ना पड़ा है। तकनीकी खराबियों की वजह से मुल्क भर के कबायली ताहाल राशन से महरूम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मकसद बाइख्तियार बनाना होना चाहिए, हुकूक छीनना नहीं होना चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान इमरान मसूद ने जंग के इस दौर में हुकूमत हिंद से अपील की है कि ईरान की मदद की जाए।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान ने हमेशा बुरे वक्त में हिंदुस्तान का साथ दिया है, इसीलिए अब हमें चाहिए कि ईरान की मदद की जाए। उन्होंने पाकिस्तान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने रियासती आरजेडी दफ्तर में नामजदगी का पर्चा भरा। इस मौके पर बिहार के साबिक नायब वजीर आला और अपोजिशन कायद तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कल पर्चा नामजदगी की जांच होगी। इस मर्तबा भी लालू प्रसाद का बिला मुकाबला पार्टी सदर बनना तय है। हालांकि इंतखाब और नतीजे का ऐलान 5 जुलाई को किया जाएगा, लेकिन आरजेडी के सीनियर कायदीन ने खुलकर कहा है कि कारकुनों की मांग है कि लालू प्रसाद ही पार्टी के कौमी सदर बने रहें। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने खानदान की जानिब से बेदखल कर देने के बाद पहली बार मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई, मुझे पार्टी से निकाला गया और मैं बहुत तकलीफ में हूं। तेज प्रताप ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रकलन हुआ और किन लोगों के माध्यम से हमें कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। और मैं सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से है मेरा स्वभाव है, कैसा नेचर है, किस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं हर एक लोगों में। और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है। हम पहला बात आपको बता देना चाहते हैं। अब पूरी बिहार की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं। कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं डेरा डाल करके, तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। वो 4-5 लोग जो बैठे हैं वो न्याय नहीं करेगा। मैं उनका नाम भी नहीं खोलना चाहता हूँ कि पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई जिससे आपको घर परिवार से दूर कर दिया गया? क्या वजह हो गई, क्या हुई, सब लोगों ने देखा है, क्या जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया, तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि हम मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार असेंबली में कायद अपोजिशन और आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने नीतीश कुमार के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आज भी आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव उन्हें दोबारा महागठबंधन में शामिल कर लेंगे। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी नहीं, मेरे वालिद हैं, मैं जानता हूं, किसी की एक गलती के लिए उसे माफ़ कर देना ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वही गलती 2 बार की है तो उनकी माफ़ी नहीं बनती। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे वो सिर्फ एक
इजाफी बोझ बनकर रह जाएंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग मुसलसल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ऐसे में वहां से हिंदुस्तानियों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। इतवार की रात एक और खुसूसी तैयारे से 225 लोगों को वतन वापस लाया गया, जिससे अब तक जुमला 1713 हिंदुस्तानी शहरियों की मुल्क वापसी हो चुकी है। वापस लौटे हिंदुस्तानियों का वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर पवित्रा मार्गरेटा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बहुत अच्छा काम किया इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, हमारी इंडियन एम्बेसी ने। जितने भी वहाँ लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, कम से कम वहाँ 10 से ज्यादा स्टूडेंट है, और सबको मोदी जी निकाल रहे हैं। और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है। सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बहुत 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 थैंक यू हमारे लिए इतना सपोर्ट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुंची है तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, नहीं तो हमारे लिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। वहाँ के हालात तो देखकर कुछ कहना चाहिए। वहाँ के हालात अभी तो खराब हैं, अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। खुशी तो है बहुत है। हम दुआएं देते रहेंगे सिलसिले अपने प्रधानमंत्री साहब को। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह भारत सरकार सबको निकालेगी। गवर्नमेंट ने किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाई वो वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से यहाँ से ट्यूट्स करे कि मतलब हमारे वहाँ के सिटीजन्स को निकालो ये वो। तो भारत सरकार ने काफी ज्यादा हेल्प करी, होटल्स दिए, फूड दिया एंड ऑल। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, और ऐसी कोई वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत बड़े बड़े देशों के पैर लड़खड़ाए जाते हैं, बट भारत सरकार ने इतना बड़ा काम करा एक ऐसे देश से जहाँ इतनी बड़ी जंग चल रही है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को निकाला। दिस इज अ रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर। बहुत खुश हैं, बहुत रिलीव्ड है दैट वी केम बैक आफ्टर बीइंग स्टक देयर फॉर सो लॉन्ग। एक हफ्ता हम फंसे रहे बिकॉज ऑफ एयर स्पेस क्लोजर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन एम्बेसी Tehran, they did a wonderful job in getting us out, and they were supporting us immensely and communicating throughout where we need to go. And then जैसे कुंभ से वो हमें they took us to Mashhad and in a bus. It was a 20-hour journey, and then in Mashhad they made us stay in a hotel where they had made full arrangement. सबका arrangement था, almost 300 से ज़्यादा लोग थे, उनका अरेंजमेंट किया हुआ था। फिर वहाँ से हमारे को फर्दर फ्लाइट बोला गया। कल शाम को एम्बेसी के लोग आए थे कि हम एवैक्यूएट कर रहे हैं, तो आज हमारी 5 बजे की वहाँ से फ्लाइट डिपार्चर था, तो अभी हम लैंड किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। दे आर डूइंग ग्रेट जॉब इन गेटिंग पीपल आउट देयर। होप दे स्टे सेफ एंड होप एवरीवन रीचेस होम। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद जाहिर की है। इस वक्त मानसून पूरे शुमाली हिंद को घेर चुका है। शुमाली बहरा अरब में भी हालात इसके मुआकिब बने हुए हैं। अब मानसून राजस्थान के मजीद हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, चंडीगढ़ और दिल्ली तक भी पहुंचने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिनों में मगरबी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक भी मानसून पहुंच जाएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ज़िमनी इंतखाबात 2025, सभी 5 सीटों के नतायज बरामद। तवील अरसे बाद नीलांबूर सीट पर कांग्रेस की जीत। अपनाए हरमज बंद होने पर क्या तेल और गैस की सप्लाई होगी मुतासिर? मरकजी वजीर हरदीपुरे ने बताई हिकमत अमली। हुकूमत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फवायद को खत्म कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। तकनीकी खराबियों की वजह से मुल्क भर के कबायली ताहाल राशन से महरूम, जयराम रमेश का बयान। आरजेडी के कौमी सदर के लिए लालू प्रसाद ने पर्चा भरा, 13वीं मर्तबा ओहदा संभालने के लिए तैयार। मुल्क के बाकी बचे हिस्सों में मानसून की दस्तक जल्द। महकमा मौसमियात को अच्छी बारिश की उम्मीद।
और ऑपरेशन सिंधु, ईरान से मजीद 285 हिंदुस्तानी वतन लौटे, महफूज वापसी पर किया खुशी का इजहार। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।